महेश भट्ट साहब, हम लोग शूट करने के लिए आई थिंक उदयपुर जा रहे हैं। आलिया एट दैट टाइम महेश भट्ट सर के मतलब आलिया की जो भी एज थी मतलब गोद में बैठती थी। उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं सोना तप के निखरता है, लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का। बहुत सारा वक्त तपने में निकल गया। मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। क्या बोलूं, 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं है। सी, मैं नेपोटिज्म वाली जो बात है उसमें कोई बिलीव नहीं करता। मैं ये मानता हूँ आलिया भट्ट भाग्यशाली है, अच्छी टैलेंट भी है, बहुत मेहनत से काम करती है। रणबीर कपूर का काम मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जब भी रणबीर की फिल्म देखता हूँ और मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ। लोग तरसते हैं मेडिकल की डिग्री के लिए, लोग डॉक्टर बनने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। तुम डॉक्टर हो, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे पास इन सवालों का एक ही जवाब था कि मुझे कुछ मौका मिले और वो काम दिखे, लेकिन वो मौका देने वाला कोई नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं NSD से नहीं हूँ, मैं FTII से नहीं हूँ या किसी ऐसे ड्रामा स्कूल से नहीं हूँ। उम्मीद की एक रोशनी भी उसमें नहीं थी, बस वो रोशनी अंदर थी कहीं। मुझे एक भरोसा था कि मौका मिलेगा तो मैं कुछ तो करूँगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल। मेरा नाम है अविनाश पाल और आज मेरे साथ एक बेहद कमाल की शख्सियत मौजूद है। ये एक्टर हैं, ये लिखते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेद वाला इलाज भी करते हैं। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को अपने ऐसे मैनेज करते थे कि मौका मिलते ही दिल्ली निकल जाते थे। ऑन स्क्रीन कभी सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट बने तो कभी डेड बॉडी का भी रोल निभाया है। इनके पिता एकेडमिक्स में थे, लेकिन इनका दिल सिनेमा में लगा रहता था। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के DC माइक टाइसन कहलाने वाले विनीत जी। थैंक यू विनीत, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? मैच फिक्सिंग के लिए हम बैठे हैं, क्या है फिल्म, थोड़ा सा बताइए। मैच फिक्सिंग जैसा इसका टाइटल है, तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये कोई क्रिकेट का होगा। हाँ, क्रिकेट की मैच फिक्सिंग है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें ये क्लियर भी किया गया है इट्स कि हर मैच खेल के मैदान में फिक्स नहीं होता है। तो ये फिल्म जो है एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे किरदार हैं और कैसे चीज़ें एक दूसरे पे असर डालती हैं वो आप जब फिल्म देखेंगे 10 जनवरी को तो वो चीज़ें समझ आएंगी। और मेरा जो कैरेक्टर है वो अविनाश का ही है। अविनाश जो नाम है तुम्हारा वही है। अविनाश पटवर्धन मेरे किरदार का नाम है, जो आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर है। और एक परिवार है अविनाश का, जहाँ पत्नी है, बच्चा है, बहन है, माँ बाप हैं और वहाँ पे एक आम आदमी की तरह जो इमोशनल धागे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हंसता खेलता एक परिवार है। वही अविनाश पटवर्धन जब आर्मी की यूनिफॉर्म में होता है तो वहाँ देश सबसे ऊपर है, वहाँ ड्यूटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और क्योंकि ये इंटेलिजेंस में है तो अंडर कवर बहुत सारे ऑपरेशंस इन्होंने, मतलब ये किरदार फिल्म में आपको दिखेगा बहुत सारा अंडर कवर ऑपरेशन करते हुए, जिसमें जो खुद की असली पहचान है उसे छुपा के और एक दूसरी फिक्टिशियस पहचान के साथ फील्ड में ये किरदार काम करता है। तो मेरे लिए एक ही फिल्म के अंदर कई सारे किरदार को जीने का मौका मिल गया। और इसके अलावा हमेशा से मुझे जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो पूरा जिस तरीके से कंडक्ट होती हैं चीज़ें, जब भी डिफेंस के लोगों को परेड करते मैंने देखा तो उनकी एक जो रिदम होती है, एक दूसरे के साथ जो एक तालमेल होता है कि कदम बढ़ते हैं एक साथ, पूरी की पूरी टुकड़ी जब परेड करती है
एक साथ सर घूमता है, एक साथ सल्यूट आते हैं, होता तो है। ये सब बहुत मुझे आकर्षित करता रहा है। तो रियल लाइफ में ना सही, लेकिन रियल लाइफ में जब मौका मिलता है वर्दी पहनने का, तो मैं मौका जाने नहीं देता। कहीं बतौर एक्टर ये दिमाग में, जहन में हल्का सा भी डर रहता है, ये संशय रहता है कि जब इस तरह का कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, या फिल्म इस तरह से घूम रही है जहाँ पे राजनीति है, उसका असर दर्शकों पर या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर हो सकता है। कोई ऑब्जेक्शन उठा ले, कोई बोले नहीं ये तो गलत दिखाया है, या फिर ये सही दिखाया है, कोई सपोर्ट में करे, कोई अगेंस्ट चला जाए, वो सब सोचते हो? अविनाश, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, हर तरीके का काम किया है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मैंने गोल्ड की है रीमा कागती के साथ। वहाँ जो मेरा किरदार था, वो उस वक्त में जिस समय इंडियन हॉकी टीम अनबीटेबल मानी जाती थी, मतलब वो ओलंपिक में जाते थे गोल्ड लेने के लिए। वो ध्यानचंद साहब के समय की जो टीम थी और उनके बाद भी, तो उस समय मेरा जो किरदार है इम्तियाज़, वो भारतीय टीम से खेलते थे और स्टार प्लेयर थे लोग। फिर पार्टीशन होता है, वो फिल्म में दिखेगा आपको। पार्टीशन में जो मेरा किरदार है इम्तियाज़, वो पाकिस्तान चले जाते हैं बंटवारे के बाद। पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बनता है वो किरदार। फिर जब ओलंपिक में मुलाकात होती है तो इंडियन टीम जब भी मैच खेल रही होती है तो वो किरदार इंडियन टीम को सपोर्ट करता है। तो मैंने वो किरदार भी किया है। मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में दानिश खान का भी किरदार किया है, जिसे बहुत प्यार दिया लोगों ने। आज भी तमाम मीम्स मिल जाती हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा एक सीरीज़ है रंगबाज, उसका सीज़न 3 रंगबाज डर की राजनीति, उसमें हारून शाह अली बेग का किरदार किया है। तो अलग अलग तरह के रोल्स में करता आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरीके से, लोग समझदार हैं, लोग देखते हैं और आजकल तमाम इन्फॉर्मेशंस आसानी से मिलती है लोगों को। तो मैं ये मानता हूँ दर्शक बहुत समझदार है और वो इन सारी चीज़ों को देखेगा। तो एक कलाकार होने के नाते मैं ये मानता हूँ हर तरीके का किरदार करना चाहिए। और ये जो मैंने बताया अविनाश पटवर्धन का किरदार, ये बहुत सुंदर किरदार है। बतौर एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा जिम्मेदारी के साथ, बहुत लेयर्ड है, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ये किरदार फंसता है। और यही तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कोई किरदार बहुत सारी स्ट्रेंथ पैदा करता है। तो ये अविनाश पटवर्धन का किरदार जब मुझे मिला, बोला यस करेंगे। मैं आपकी बातों से बहुत कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि पापा आर्मी में रहे हैं, 3-4 दशक उन्होंने सर्विस दी है इंडियन आर्मी को। तो वो देख के कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ भावुक टाइप्स का, कि हाँ कुछ ऐसा है आ रहा है तो बहुत उम्दा ही होना चाहिए। आपने फिल्मोग्राफी की बात करी, थोड़ा सा वक्त का पहिया पीछे ले जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका कोई गॉडफादर नहीं, सिनेमा में आया, अलग अलग किरदार करते हुए आज ऐसा मुकाम बनाया जहाँ पे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। शुरुआती फेज़ कैसा था? कितना मुश्किल था अपने आप को यहाँ पे लाना और टिके रहना? बहुत सारे लोगों से बात होती है, बोलते हैं अविनाश जब स्ट्रगल होता है तो कहीं ना कहीं ये चलता है कि रोटी कैसे आएगी घर में रात को, या रहने की जगह नहीं होती है। जब कुछ नहीं चलता है तो लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं। वो सारी चीज़ें आपके फेज़ में थी? बहुत सारी चीज़ें आईं और गुजर गईं। वो फेज़ अगर शायद इसीलिए परमात्मा कल क्या होने वाला है नहीं बताता, क्योंकि अगर सब पता चल जाए तो अच्छी चीज़ें तो आप हंस के उसका इंतज़ार कर लोगे, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं शायद आप हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। आज मैं मुंबई आया था सन 2000, पढ़ भी रहा था, 7 साल पढ़ता भी रहा, असिस्ट भी करता था। तो मुझे दुनिया में ये नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि आता था डायरेक्शन में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। तो अगर 20 दिन का शेड्यूल है तो मैं मेडिकल कॉलेज से भाग के आता था। फिर वो जो 20 दिन की चीज़ें मेरी छूटी होती थी, मैं जाके उसको कवर करता था। फिर मुझे पता होता था अगला शेड्यूल 10 दिन का है और वो 20, 25, 30 दिन के बाद है, तो वो जो छूटा उसे कवर करता था और कोशिश होती थी कि आगे जो होगा
थोड़ा भी उसको cover कर भी लूं। पहले से ही कर लूं। तो ये सर्कस 7 साल चली है। मेरे मेडिकल कॉलेज में करीब करीब सभी दोस्तों ने ये बोला ये हो नहीं पाएगा। पहले तो बहुत समय तक किसी को पता ही नहीं था मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो बहुत करीबी थे दोस्त, रूममेट, उनको ये चीज़ें पता थी। उनको भी यही लगता था कि यार ये कुछ ऐसा है जिसका हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि कोई ऐसे कर पाए। और मेरे जो पुराने दोस्त हैं जो मेडिकल कॉलेज में नहीं थे, उनको भी ये डर सताता था कि ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 नाव पे चढ़ चुका हूँ और मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हो गया। तो अगर आप लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। तो वो जो पूरा फेज़ था स्ट्रगल का, एक्टर का स्ट्रगल सिर्फ एक्टर का नहीं, सबका ही कठिन है। एक्टर्स का स्ट्रगल कुछ अलग तरह से कठिन है, क्योंकि आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स यदा कदा किसी फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर्स टाइप से कास्टिंग होती थी, अदरवाइज डायरेक्टर के असिस्टेंट्स ही कास्टिंग किया करते थे। मैं जब आया था तो मैं इस शहर में फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था। मैं अनुराग सर को 2009 में मिला, तो उसके पहले के 9 साल तो वैसे थे कि कहीं पहुंच ही नहीं पाता था। और जब पूरे दिन ये शहर तोड़ देता था तो कोई ऐसा दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं एनएसडी से नहीं हूँ, मैं एफटीआईआई से नहीं हूँ, या किसी ऐसे ड्रामा स्कूल से नहीं हूँ कि उनके साथ बैठ के थोड़ा खुद को, मन को हल्का कर लूँ। तो वो चीज़ भी मेरे पास नहीं। किसी भी ऑफिस में कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता हूँ। तो अगर उस ऑफिस के दरवाजे पे पहुँचता था तो मेरे पास कोई नाम नहीं होता था कि मैं किसी को जान, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे तभी, तो मैं किसी का नाम लूँ, किसी को नहीं जानता था, सिवाय वो ऑफिस जिसकी है। कि अगर वो ऑफिस राम गोपाल वर्मा साहब की है या राजकुमार संतोषी सर की है, तो बस उन्हीं का नाम जानता था। और आप उनकी ऑफिस के दरवाजे पे जाके बोलेंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो वही होता था, रोज़ होता था, हर ऑफिस के दरवाजे पे ऑलमोस्ट यही होता रहा। तो दिन भर जब अंदर से टूटता था तो फिर समझ नहीं आता था शाम को कि किसके साथ बैठूं, और ये कब ख़त्म होगा मुझे ये भी नहीं मालूम था। अब ये सिलसिला लंबा चलता गया, तो जब ज़्यादा वक्त बीत गया तो मेरे घर वालों को एक अलग मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि मेरे पिताजी जब कहीं किसी सोशल फंक्शन में जाते थे, परिवार के लोग, मेरे भाई, माँ, तो अक्सर कुछ लोग जेन्युइनली पूछते थे, ज़्यादातर लोग छेड़ने के लिए पूछते थे कि बेटा क्या कर रहा है। कह रहे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया, विनीत कर क्या रहा है बम्बई में। तो मेरे पिताजी के पास इसका जवाब नहीं था। ये बात मुझे पता चलती थी, मेरे छोटे भाई बहन बताते थे। तो मेरे लिए ये बहुत भारी था, क्योंकि मैं चाहता था हर रोज़ कि कुछ हो जाए, लेकिन लंबे समय तक इन सवालों का उत्तर मेरे पिताजी के पास नहीं था। तो उनकी मन स्थिति क्या हुआ करती थी उसको मैं समझता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरा ये होता था कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, जो कहा जाता है मरता क्या ना करता, तो मेरी वो स्थिति भी नहीं थी। मैं डॉक्टर, डिग्री है एमडी की, एमडी आयुर्वेद की डिग्री है। किसी को अगर बता दूं कि मैं डॉक्टर हूँ, एमडी किया है, तो सामने वाला ये सब छोड़ के सीधे इसी पे आ जाता था कि तुम पागल हो गए हो, कर क्या रहे हो यहाँ। लोग तरसते हैं मेडिकल की डिग्री के लिए, लोग डॉक्टर बनने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, तुम डॉक्टर हो, तुम क्या कर रहे हो ये। तो वो एक अलग तरीके की स्थिति बन जाती थी, और उसमें मैं जो चीज़ें सुनता था वो मैं पहले बहुत सुन चुका हूँ। मतलब जब मैं घर पे था बहुत लोगों ने समझाया था। तो मेरे पास इन सवालों का एक ही जवाब था कि मुझे कुछ मौका मिले और वो काम दिखे, और वही उत्तर है। अब वो मौका मेरे हाथ में नहीं है तो काम दिखेगा नहीं, तो उत्तर मेरे पास है नहीं। तो मैं निरुत्तर, बिना किसी उत्तर के इन सवालों के लंबे समय तक एक अंधेरे टनल में लंबे समय तक अकेले चला हूं, बहुत लंबे समय तक। उम्मीद की एक रोशनी भी उसमें नहीं थी, बस वो रोशनी अंदर थी कहीं। मुझे एक भरोसा था
कि मौका मिलेगा तो मैं कुछ तो करूँगा, लेकिन वो मौका देने वाला कोई नहीं था मेरे पास। मैं आज मतलब आज मुझे क्या बोलूं, 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है, इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरा खुद का मैं अभी तक घर नहीं खरीद पाया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अच्छा काम करूँ, इसलिए कि मेरा अच्छा काम शायद मुझे उस मुकाम तक पहुँचाए कि वो डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो प्रोड्यूसर्स जिनकी फिल्में मैं देखता हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन उनकी जो विश लिस्ट है, उस विश लिस्ट में मैं जिस कैपेसिटी में काम करना चाहता हूँ, यदा कदा कहीं कहीं मेरा नाम आता है, ज़्यादातर जगहों पे मेरा नाम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बात 2 साल 5 साल की नहीं है, 23-24 साल हो गए, तो शायद मेरा नाम नहीं है, इसलिए वो मौके अभी नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, बट कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें हैं कि जब तक मैं वो एलिजिबिलिटी एज एन एक्टर अचीव नहीं कर लेता, तो मेरे साथ कोई और ये लड़ाई क्यों लड़े कि उनकी फिल्म का बजट सो एंड सो है और मैं उस बजट के लायक नहीं हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स एक अबाउट point के बॉक्स बाद। ऑफिस, Yes. कि आप कितने लोगों को, दर्शकों को थिएटर ला रहे हो और फिल्म हाँ। कितना कमा रही है। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट टैलेंट, बट ये मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, आई होप ये बात सही तरीके से जाए। टैलेंट होगा तभी आपको काम मिलेगा, अगर आप बाहर से आए हो तो। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक बॉक्स ऑफिस का वो नंबर, जो भी एक मैजिकल नंबर कह लीजिए, आपके साथ किसी किरदार किसी फिल्म में ना हो जाए, तब तक वो संभावना आप हैं, नज़र में हैं, लोग चाहते भी हैं, लेकिन मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और क्यों लड़े, तो वो लड़ाई मुझे ही लड़नी है। तो वो है, बट ठीक है, एक बहुत लंबा है सब, क्या मैं बोलूँ। अभी ये खटकता है, जहन में आता है, मैं किसी भी एक्टर का नाम नहीं लूँगा, कि ये क्योंकि इस फिल्म फ्रेटर्निटी से है, इसके पिता, दोस्त, कोई रिश्तेदार फिल्मों में है, तो अच्छा ना करने के बाद भी इसे मौका मिल रहे हैं। दूसरी ओर मैं, जिसकी फिल्मों को दर्शक पसंद कर रहे हैं, चाहे वो उदाहरण के लिए मुक्काबाज की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी परफॉर्म नहीं करी, लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर है, जो माइक टाइसन वाली जो बात करी, उसके बाद भी वो मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। पहले एक बात बताता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे अगर 300-400 स्क्रीन में कोई फिल्म रिलीज होती है या 200 स्क्रीन में, तो उसके नंबर बहुत बड़े नहीं होंगे। ये बात आम दर्शक, मेजॉरिटी, उनको ये बात शायद, बिल्कुल थोड़ा टेक्निकल है, शायद इतनी चीज़ें ना पता हों। एक फिल्म जो 2000-3000 स्क्रीन में रिलीज़ होती है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3000, तो 3000 स्क्रीन में जो फिल्म रिलीज़ हुई है और एक फिल्म जो 300 स्क्रीन में रिलीज़ हुई है, तो 3000 स्क्रीन में जो फिल्म रिलीज़ हुई है वो एक दिन में जो करेगी, 300 स्क्रीन में जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसको 10 दिन लगेंगे। 10 दिन मिलता कहाँ है आपको ठीक से? मैं ये नहीं बोलता जो 300 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है उसकी भी स्ट्रेंथ वो है, मैं नंबर्स की बात, सिर्फ नंबर्स की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म किस कैपेसिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर्स। तो जब स्क्रीन ज़्यादा होती है तो नंबर्स बड़े आते हैं, स्क्रीन छोटी होती है तो नंबर्स ऑब्वियसली। जो दूसरी चीज़ आपने बोली कि कई सारे एक्टर्स जो इंडस्ट्री इनसाइडर आउटसाइडर वाली हाँ, चीज़। हाँ, सी मैं नेपोटिज्म वाली जो बात है उसमें कोई बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा ये मानता हूँ, आदमी का बच्चा आदमी होता है, किसी और जानवर का बच्चा जिस जानवर का बच्चा है वही होता है। गुलाब के फूल से जो परागकण निकलते हैं, उसके बाद उससे जो बीज स्प्रेड होते हैं तो गुलाब का फूल निकलता है। तो गुलाब का फूल ऐसा तो है नहीं कि मूली बन जाएगा। तो आप, ये स्वभाव है, और आप चाहें ना चाहें आप वही बढ़ाते हैं जो आपके अंदर है। तो आप मनुष्य हैं तो आप जो पैदा करेंगे वो मनुष्य पैदा करेंगे, और जिसे पैदा करते हैं आप उसका ख्याल क्यों रखेंगे ही ना, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं नेपोटिज्म में नहीं मानता, ये सब नहीं मानता। वो भाग्यशाली हैं, वो सारे कलाकार वो भाग्यशाली हैं
अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। हम्म, वो भाग्यशाली हैं अगर उनके माता पिता ने एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले उनके दादा दादी ने या माता पिता ने इस इंडस्ट्री में मेहनत करके कुछ बनाया है और उसका फल उनको मिल रहा है, उनके माँ बाप उन्हें गाइड कर रहे हैं, वो भाग्यशाली हैं। मेरा भाग्य शायद इस मामले में बहुत खराब है। इस मामले में मेरे पिताजी मैथमेटिशियन, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी है, लोगों को पढ़ाया है, बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं, सिनेमा नहीं बनाया। मेरी माँ शी इज़ नो मोर, शी पास्ड अवे इन 2013, शी वॉज हाउस वाइफ, सिनेमा नहीं बनाया। मेरे भाई बहन मुझसे पहले कोई सिनेमा में नहीं था। तो उन कलाकारों का वो भाग्य है उनका कि वो उस घर में पैदा हुए, उन्हें वो माहौल मिला। बिल्कुल उनके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को, जो माँ बाप जो चीज़ जानते हैं बच्चे को वही तो देते हैं, वही देंगे। हर माँ बाप, कौन माँ बाप ऐसा होता है जो बोलता है कि नहीं मैं अपने बच्चे का खराब स्कूल में नाम लिखा दूंगा? कोई नहीं। कौन माँ बाप ऐसा होता है मैं अपने बच्चे को गलत चीज़ें खिला देता हूँ ताकि इसका स्वास्थ्य खराब हो जाए? कौन माँ बाप ऐसा होता है जो बिना ब्रेक की गाड़ी बोलेगा बेटा इससे सीखो? माँ बाप का तो ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को जो कुछ भी उन्होंने इस अपने जीवन में सीखा है, अपने बच्चों को उसका जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे याद है आई वॉज डूइंग धोखा, महेश भट्ट साहब, बीच में एक फेज था, मैं 1 साल के लिए बनारस ही चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 7-8 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो हम लोग शूट करने के लिए आई थिंक उदयपुर जा रहे थे। आलिया एट दैट टाइम, महेश भट्ट सर के मतलब आलिया की जो भी एज थी मतलब गोद में बैठती थी। उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आलिया इज़ फैंटास्टिक एक्ट, लेकिन समय से जब मौका मिल जाता है तो चीज़ें आपके लिए बदलती हैं। मैंने बोला भी है पहले कि लोग बोलते हैं सोना तप के निखरता है, लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का? कौन पहनेगा उसे? तो बहुत सारा वक्त तपने में निकल गया, बहुत सारा। सब कहते हैं संघर्ष जरूरी है। अरे मैं कहां बोल रहा हूं मैं संघर्ष से भाग रहा हूं, लेकिन कितना? मैं क्या मांग रहा हूं? मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूं, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहता हूं और बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहां पे आज तक मुझे मौका नहीं मिला। शिकायत नहीं है, ये शिकायत नहीं है। मुक्काबाज खूब बात की है उस पर। जब गैंग्स ऑफ वासीपुर हुई, बॉम्बे टॉकीज हुई, अगली हुई, तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं है, तो जब ये फिल्में हुई तो मुझे लगा अब तो हो गया। क्योंकि उसके पहले तो था जो आपने बोला भी कि एक सीन भी किया है, हिंचमैन भी किया है, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में सुनील शेट्टी साहब का डुप्लीकेट भी किया है, 6-7 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ, डेड बॉडी भी की है, एक फिल्म थी रक्त। तो कुछ भी होता तो कोई करेगा, मैं थोड़ा मैं करूँगा। मुझे हमेशा एक भरोसा था कि मैं काम करूँगा, कोई देखेगा तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। और मेरे पास कोई ऐसी सर्कल नहीं थी, कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जहाँ बैठ के मतलब इंडस्ट्री में या थिएटर से नहीं था, तो वो चीज़ें शायद मुझसे गलती हुई, रास्ते टेढ़े मेढ़े रहे, लेकिन एक भरोसा था कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं कम नहीं पड़ूंगा। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे सवाल परिवार से पूछे जाते रहे, मुझसे भी पूछे जाते रहे, ऐसे ऐसे शब्दों में चीज़ें कही गई हैं कि मैं यहाँ ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता और जवाब भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वो सही हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कल क्या होगा। तो ये जो नेपोटिज्म वाला स्पेस है, मैं कभी कोई चीज़ ये ऐसे देखता ही नहीं। मैं ये मानता हूँ वो भाग्यशाली हैं,
मैं ये मानता हूँ आलिया भट्ट भाग्यशाली है, अच्छी टैलेंट भी है, बहुत मेहनत से काम करती है। रणबीर कपूर का काम मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जब भी रणबीर की फिल्म देखता हूँ और मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ। तो एज एन एक्टर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। तो जो बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जीवन में जो दूसरी और ज़रूरतें और चीज़ें हैं, वो लड़ाई आप आए हैं बाहर से तो आपको लड़नी है, उसमें उनकी क्या गलती है। और जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो मेकर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके अपने सपने हैं, वो किसी के साथ काम करना चाहते हैं, वो किसी में प्रभु मुझे कभी उस लायक बनाए कि उस किसी में मेरा भी नाम आए। और हो जाता है। एक वक्त था जब एक ही सीन मिला करता था, एक वक्त था कि दिन भर 12-12 दरवाजे खटखटाता था और कुछ नहीं मिलता था, और ऐसे 4-4 साल निकल गए। एक वक्त था कि मैं वर्ली में रहता था। अच्छा, घर पे मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि घर पे बताऊंगा तो सब आके लेके जाएंगे। तो ये खुद के साथ एक वो था कि ये मुझे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दिया है कि मुंबई जाओ और एक्टर बनो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा कुछ नहीं था। ये मैंने तय किया था, तो ये लड़ाई मेरी थी। तो मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को तो कभी नहीं बताता था, छोटे भाई और छोटी बहन ये हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा छोटा भाई है कार्तिकेय सिंह, उसने हनुमान की तरह मेरा साथ दिया है, हमेशा खड़ा रहा है। मेरी छोटी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और हर तरीके से खड़े रहे। तो होता है, हर किसी की अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती है, लड़नी पड़ती। अनुराग सर से मैं मिला 2009 में, 2010 में उसी समय मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग का फेज वेज था और मुझे वो मौका मिला। तो मेरे भाई ने अनुराग सर को बनारस में लिटरली एयरपोर्ट से अपने साथ बिठा के ले गया और वो शोरील बना के रखता था मेरी, उसने बिठा के ज़बरदस्ती वो शोरील दिखाई। तो अगर मेरा भाई ये ना करता तो शायद मैं वासीपुर में ना होता। अनुराग सर ने वो देखा, बोला ये अच्छा एक्टर है, कहाँ था इतने दिन। लेकिन उसके पहले मैं उनकी ऑफिस में भी नहीं घुस पाता था। तो ये क्रेडिट मेरे भाई को जाता है, कार्तिकेय को। मेरी छोटी बहन मुक्ति और मेरा छोटा भाई कार्तिकेय सिंह, वो लिटरली मेरी बहन जो है गूगल पे जाके कि ये अनुराग कश्यप हैं, ये देख लो भैया। तो मेरे भाई को फ़ोटो दिखा के दिमाग में बिठा दिया था कि वो हम लोग मिले थे। मामी का बड़ा एक योगदान है मेरे उसमें करियर में, मामी फिल्म फेस्टिवल। तो मामी में एक फ़िल्म के दौरान मैं अनुराग सर को मिला, हम लोग एक ही फिल्म देख रहे थे और मैकडी है नीचे फन रिपब्लिक में। तो जैसे ही वो फिल्म ख़त्म हुई मैं वहाँ था, अनुराग सर, लंबी लाइन लगी थी, मैं आगे था। अनुराग सर ही वॉज ऑल्सो हंग्री, उनको भी जो फिल्म देखनी थी उसके बाद मुझे भी वो देखनी थी। तो उस दिन संयोग अच्छा था और मैंने उनके लिए मतलब मैं समझ गया कि लुकिंग फॉर यू नो, बट लाइन लंबी है तो मैंने उनके लिए खाना पूछा कि आप कुछ चाहिए, पहचानता तो था, और फूड लिए, हम लोग साथ में बैठे खाना खाया और वहाँ पे बात हुई। तो मैंने बताया मैं बनारस से हूँ, मैं एक्टर हूँ। लकीली उस समय वो बनारस जा रहे थे और मेरे भाई ने, मैंने उसको बताया ही इज़ गोइंग टू बनारस, और ऐसे उसने उनको उसका मिलना, मैंने बताया मेरा भाई है, ये है, लिटरली उसने ये सारी चीज़ें की एंड चीज़ें मेरे लिए। मैं थोड़ा ये होता है, मैं 4 लोग होते हैं तो मैं खुद को कह नहीं पाता था। पार्टीज़ में बहुत कंफर्टेबल नहीं, लोग बोलते हैं पार्टीज़ में जाओ कुछ हो जाएगा, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बल्कि मैं ज़्यादा डम साउंड करूँगा। तो कभी वो सारी चीज़ें मैं पहुँच भी नहीं पाता था। तो एनीवे, जब ये फिल्में हो गई मुक्काबाज के पहले 2013 तक, तो अगली रिलीज़ 14 में हुई लेकिन बन गई थी 2013 में। 2013 में अगर याद होगा कैन फिल्म फेस्टिवल में गई थी। तो 2013 मई के आसपास ही मेरे मन में शुरू, क्योंकि जो कुछ आ रहा था उसी के आसपास आ रहा था। मेरे सपने बड़े हैं,
मैं ऐसे सोचता हूँ इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियाँ हैं उतनी ही हड्डियाँ इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, और कुछ भी हो। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी, मेरे भी कान उसी जगह पे रखे जहाँ उनके हैं, आँखें नाक दांत वहीं रखी जहाँ उनके हैं, तो मैं सपने क्यों छोटे देखूँ? तो मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूँ कहीं पहुँच सकूँ। शायद उसकी वजह से समय ज़्यादा लगा, शायद मैं तैयार नहीं था इतना, शायद जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वो समझने मुझे वक्त लगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले, देर से मिले। जब ये फिल्में हो गई तो मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन उसी तरीके के काम आते थे। तब मैंने ये तय किया कि कोई बात नहीं, अगर, क्योंकि अगली तक 13 साल हो गए थे, तब ये तय किया कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई उस कैपेसिटी में नहीं देख रहा है तो मैं तो देख सकता हूँ। मुझे किसी ने रोका थोड़ी है। अच्छी बात यह है इस फिल्म इंडस्ट्री में, आप अगर सपना बड़ा देखना चाहते हैं कोई रोकता नहीं है, आप देखो ना। फिर मैंने तय किया कि लिखूंगा, अपने लिए लिखूंगा। तो मेरी बहन जो बचपन से मेरे साथ इस सपने को जी रही है, मुक्ति, मैंने और उसने, हम लोगों ने मुक्काबाज लिखी। फिर मुझे लगा कि 4-6 महीने, क्योंकि काफ़ी लोगों को तब तक जान चुका था, तो ये लगा कुछ हो जाएगा, 4-6 महीने में कहीं पहुंच जाऊंगा। मैं गलत था, 2.5 साल लग गए लिखने के बाद। कि हर जगह यही होता था, कहानी ज़्यादातर लोगों को पसंद थी, लेकिन एक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये बोलता था कि प्रोटोगनिस्ट मैं करूँगा, जो मेरा किरदार है श्रवण कुमार सिंह, मतलब ये मैं करूँगा, और ये कंडीशन मेरे नॉन नेगोशिएबल है। अगर मैं नहीं हूँ तो ये मैं नहीं दूंगा। बहुत सारे पैसे ऑफर हुए, करोड़ रुपए ले लो, स्क्रिप्ट दे दो, मतलब 1 रुपया नहीं चाहिए, और पैसे नहीं थे, लेकिन जिद थी कि 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, अगर ये बनानी है तो मेन लीड मैं करूंगा। इसकी वजह से बहुत वक्त लग रहा था। फिर फाइनली जब मैंने तय किया कि फैंटम में सुनाऊं, हर किसी को ये लगता होगा कि अनुराग सर को क्यों नहीं सुनाया। उसका रीज़न था कि 3 फिल्में उनके साथ हो गई थी, और एक दिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा हो गया, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब तुम जाओ, मतलब एज एन एक्टर जितना तुमसे निकालना था। हाँ। तो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, बहुत कुछ है अभी मेरे अंदर जो मैं करना चाहता हूँ। और मैंने बोला उनको कि एक बार, हर बार सहबल्ला बनाते हैं, एक बार दूल्हा तो बनाइए। तो मैंने ऐसे ही बोला, लेकिन वो बात शायद उस तरीके से गई नहीं, तो मैं कह नहीं पाया। उसके बाद मुक्काबाज के लिए मुझे ये लगा कि अब मैं जाऊंगा तो ये होगा, विनीत जो है 3 फिल्में हो गई, अभी भी जो है मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उनके पास नहीं जा रहा था ये लेके। फैंटम बाहर से डायरेक्टर्स हायर करता था, तो मैं बोला मैं जा तो सकता हूँ ना, दूसरे भी डायरेक्टर्स हैं, उनकी कंपनी में तो जा सकता हूँ। मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी को जानता हूँ आपके थ्रू, अगर उनको अप्रोच करूँगा तो आपको बता दूंगा, ओवरटेक नहीं करता। तो मैंने उनको बताया कि मैं फैंटम में पिच करने की सोच रहा हूँ, तो आपको आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। मैंने सेट कि क्या लिखे हो मुझे दिखाओ। मैंने मुक्काबाज की स्क्रिप्ट दे दी, और मेरी लालच ये थी कि अनुराग सर पढ़ेंगे, इज गुड माइंड, फीडबैक मुझे कुछ मिलेगा, वो फीडबैक मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, बिकॉज उनकी कंपनी क्या करना चाहती है, उनकी क्रिएटिव टीम कंपनी को कैसे देख रही है, ये वो बेहतर जानते हैं। मैं तो फैंटम में कभी 6 महीने में 1 आध दिन चला जाता था। तो मैंने इस नियत से, आई वॉज जस्ट वेटिंग, एंड उन्होंने पढ़ा और कॉल आई, हमारी 1-1.5 मिनट की बात हुई कि विनीत मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरे को 2.5 साल से आई वॉज जस्ट डूइंग वन थिंग, काम भी बंद कर दिए थे मैंने बाहर काम करना एज एन एक्टर बंद कर दिया था, मतलब बनेगी तो यही बनेगी।
देन जब उन्होंने ये बोला तो आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव दिस, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि ये सोचा ही नहीं था। मैंने तो पीछे इसलिए की थी कि उनको पता रहे और फीडबैक मिलेगा। तो बोले कि मैं बना रहा हूँ, तुम्हें लेके बना रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है, बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। ओके। और मैं ट्रेनिंग करके ही आया था, और मैं 2.5 साल से रोज ट्रेनिंग करता था, ये मान के कि किसी दिन ये बनेगी। बोला ओके। और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूँगा। बोला स्क्रिप्ट आपके पास है, ओपन फाइल देता हूँ, जो करना है करिए। मैं एंड दैट नाइट आई लेफ्ट, आई सोल्ड एवरीथिंग, आई वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी, आई सोल्ड एवरीथिंग। और मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पंजाब उसी रात निकल गया। नाउ शी इज़ माई वाइफ, थैंक्स टू रुचिरा। रुचिरा ने भी क्या खूब साथ निभाया, और फिर पंजाब रहे लंबे समय तक। और फिर जो हुआ, मुक्काबाज के बाद एक फेज़ आया, क्योंकि वहाँ मैं 4 टाइम ट्रेनिंग करता था। असली बॉक्सर्स के बीच भी ना हाँ। उन्हें बताया कि आप एक्टर हो। हाँ, उनको नहीं मालूम, तो मारते थे, वो सब ठीक है, वो मैंने बोला है कई बार। हुआ ये कि जब मुक्काबाज बन गई तो मुझे ये था कि अब चीज़ें मेरे लिए बहुत अलग लेवल पे बदलेंगी, जो मेरा सपना है। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई। अब ये कोई कह सकता है कि अरे भाई इतना कुछ तो मिला, हाँ बिल्कुल मिला, मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। मेरा सपना थोड़ा बड़ा है, और बड़ा सपना देखने में बुराई क्या है? कुछ बुराई नहीं है। जो काम आए, और जो मैं सोच रहा था कि बीच में बड़ा फर्क था। घर भी चलाना है, बने भी रहना है, तो बने हुए हैं, वैसे चीज़ें चाहिए। तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत भरा उस फेज में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ गई उस फेज में। मन में बहुत सारी शिकायत भी आई, उसमें कई बार मुझसे गलतियां हुई। मैं कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, आता नहीं, मेरे नहीं आता। कोई भी मेरे कलीग ही क्यों ना हो, मेरे समकक्ष क्यों ना हो, मेरे दोस्त भी ना हो, हम कभी बैठ के 1 कप चाय भी ना पियो, लेकिन अगर उनका कुछ अच्छा काम आता मुझे अच्छा लगता है। ये मन है मेरा ऐसा। तो बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के साथ हो रही थी, मेरे साथ उस कैपेसिटी में नहीं हो रहा था। कहाँ गाड़ी फंस रही थी? अगली, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुक्काबाज, ये जब कैरेक्टर को तो पसंद किया लोगों ने, उसके बाद आप कई डायरेक्टर से बात करी जो सो कॉल्ड 100, 200, 300, 400 करोड़ की जो फिल्में बनाते हैं कि ये मेरा काम है? मतलब आपने अपनी तरफ से अप्रोच किया कभी किसी हाँ, को? मैंने सब किया। क्या बोलते थे? सब सारी कोशिश ही एक अलग तरीके की, जो मैंने बोला ना, बॉक्स ऑफिस। शायद मुक्काबाज अगर आप लोग गए होते, आपने देखा होता, और जो नंबर आए थे अगर उससे 5 गुना ज़्यादा नंबर आया होता, तो आज ये बात मैं ना करता। शायद कुछ और फिल्में होती मेरे करियर में। ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक्टर्स ये सब कहने से कहते होंगे, आजकल एक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। एज ए लीड मुक्काबाज के बाद आप बताओ मेरी फिल्म, नहीं मिला। सबने तारीफ की बट नहीं मिला। सबने, बहुत लोगों ने अगली देखी है, बॉम्बे टॉकीज देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, मुक्काबाज भी लोगों ने देखी है, बट उस कैपेसिटी में, मुक्काबाज की कैपेसिटी में चीज़ें नहीं मिली। मुझे फिर रंगबाज मिली, लोगों ने फिर बहुत पसंद किया। काम मिले, लेकिन जो पसंदीदा बहुत सारी चीज़ें थीं जो करना चाहता था, वो चीज़ें समहाउ, तो फिर से मैंने कोशिश शुरू की। और पिछले 2-3 साल से लगातार वापस से, तो वो जो नाराज़गी थी, वो जो नाराज़गी थी ना, उसमें कुछ गलतियां हुई मुझसे, कि मैं अपनी दुनिया में था, कहीं कुछ अंदर चोटें थीं, एक लंबा जो स्ट्रगल था उसमें कहीं कुछ अंदर टूटा हुआ था। उम्मीद शायद मैंने बहुत ज़्यादा कर ली, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मूव हुई। और मुंबई काफ़ी बिजी है, तो मेरे आसपास के लोग भी बहुत बिजी रहे, कुछ बात बनी नहीं। फिर वो फेज़ मुझे समझ में आने लगा, ये मैं गलत जा रहा हूँ। फिर वापस से मैंने खुद को शांत किया, सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट की कि मैं क्यों किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, उनकी क्या गलती है, उन्होंने थोड़ी मेरा ठेका लिया है। अगर वो फिल्म किसी के लिए बना रहे हैं तो उनका कुछ अपना है, वो बना रहे हैं, उनका हक है, बनाना भी चाहिए।
उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है मेरे साथ आके कि विनीत बहुत परेशान है, चलो विनीत के साथ फिल्म बनाए। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। ये बात मुझे समझ आई। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे मेरे लिए फिर बदली। मेरा मन जो है, जो एक तकलीफ थी वो दूर हुई, और अब मैं बहुत ही शांत तरीके से चुपचाप अपना काम करता हूँ। और अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आने वाली हैं। अगर कोई चीज़ इसमें चल जाएगी बहुत अच्छी, तो शायद थोड़ा सा वो स्थान बदलेगा जहाँ पे तमाम अलग तरह के काम और करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा बेहतर कैपेसिटी में करने का मौका मिलेगा। तो अभी है, आई एम रियली थैंकफुल। पिछले 2-3 साल से मैं लगा हुआ था इस पे ही कि वापस से कुछ करता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड का भी फेज़ आ गया मेरे लिए। बिल्कुल। तो मैं अटक सा गया। मेरे लिए वैसा हुआ कि मैं रनवे पे था और फिर ये हुआ नहीं हैंगर में जाओ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अभी जितनी बात बोली उन सब से मेरे को एक चीज़ क्लिक करी। अभी अनुराग कश्यप ने एक स्टेटमेंट दिया कि 2025 में मुंबई छोड़ देंगे, जिस तरह से बॉलीवुड काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा काम रहा है, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा रहा है, जो आपकी जर्नी रही है। आप ताल्लुक रखते हो इस बात से कि बॉलीवुड अब बहुत प्रॉफिट ड्रिवन, स्टारडम, ऑन्तराज, इन सारी चीज़ों में फंस गया है? मैं इस पे कुछ कहने के लिए बहुत छोटा हूँ। और एक बात कही जाती है, उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है। ये सब फेजेस हैं, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। ऐसा नहीं है नीचे गया तो सब नीचे ही चला जाएगा, ऊपर गया तो सदा ऊपर ही रहेगा। ना कोई व्यक्ति रह पाता है, ना कोई व्यवस्था रह पाती है। चीज़ें बदलती हैं। बड़े से बड़े देश जो कभी सफल हुआ करते थे, उन्होंने बुरे दिन देखे हैं। बहुत सारे देश जिनके बहुत बुरे दिन थे, वो वहाँ से निकल के ऊंचाइयों पे गए हैं। तो उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है, तो ये चलता रहेगा। इसी दौर में कुछ नए टैलेंट निकलेंगे, कुछ नई चीज़ें होंगी, और गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग अराउंड। लैंग्वेज की जो बाउंड्री है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन डिसअपेयर हो रही है। दुनिया भर का कंटेंट पिछले कुछ एक सालों से अभी यहाँ की जो यूथ है और यहाँ के जो भी दर्शक हैं वो उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दुनिया भर का क्रिएटिव वर्क वो देख पा रहे हैं, तो इसका असर पड़ेगा। तो आपको कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा। बाकी ये बहुत पैसा लगता है फिल्म बनाने में। बहुत। एक प्रोड्यूसर बहुत हिम्मती होता है, बहुत हिम्मती होता है। कोई प्रॉपर्टी वाला ना अगर कहीं घर खरीद ले, ज़मीन खरीद ले, तो किसी तो भाव में बिकता है, बिकेगी। फिल्म ऐसा है कि आपको पता नहीं होता कल क्या होगा। तो प्रोड्यूसर्स के लिए अलग रिस्पेक्ट है। वो सब कुछ दाव पे लगा के करते रहे हैं। पहले जो थे वो तो और ज़्यादा रिस्क लेते थे वो लोग। तो जहाँ इतना कुछ दाव पे लगता है, वहाँ मेरे जैसे किसी लड़के या लड़की का सपना इतना महत्व नहीं रखता। तो ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे हिस्से की लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। और वो सभी, बार बार बोलता हूँ, वो सभी जिनको उनके माँ बाप मिले या उनके परिवार के ऐसे लोग मिले जो इंडस्ट्री में, वो भाग्यशाली हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं भाई। जो जर्नी रही है, जैसे मैंने बोला आपसे भी, बाहर से एक लड़का आया, मेहनत करी, नाम बना रहा है, नाम बनाया है। सेम चीज़ शाहरुख खान के साथ भी रही। आपने काम भी किया है उनके बैनर तले। जब उनसे मिलते हो क्या बातचीत होती है? कभी स्ट्रगल शेयर करते हो? उनसे क्या टिप्स मिलती हैं? कुछ नहीं, स्ट्रगल नहीं शेयर करता। वो बहुत खूबसूरत इंसान है। वो आए, उन्होंने इतना बड़ा मुकाम बनाया है, और बहुत बड़ी बात होती है। 30 साल से ज़्यादा हो रहा है ना। आज भी देश ही नहीं, देश के बाहर कई देशों में लोग उनको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो कुछ खास है। तो ऐसे व्यक्तित्व से मिलके क्या स्ट्रगल शेयर करना, ये सब नहीं करना। हाँ, मुक्काबाज के बाद शाहरुख खान सर के घर पे गए थे, एंड उन्होंने जो अनुभव दिया वो बहुत स्पेशल रहा है। और बाद में उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करने का भी मौका मिला, रेड चिलीज़ में। वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बेताल भी की रेड चिलीज़, अगेन इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये तो आपने छेड़ दिया राग मेरे साथ, नहीं तो अब ये राग कहीं बजता नहीं है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है।
बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। होता क्या है ना, कई बार आप जितने ऊपर होते हैं आपकी जिम्मेदारियां उतनी ज़्यादा होती हैं, आपके कमिटमेंट्स उतने ज़्यादा होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नीचे बहुत सारी चीज़ें क्या चल रही हैं आपको पता भी नहीं चलता, तो नीचे कोई विनीत लड़ रहा है, जूझ रहा है, कई बार उन तक बात नहीं पहुंचती। और मैं यही मान लेता हूं कि अगर किसी ने नहीं कुछ लिखा, किसी ने नहीं कुछ कहा, मैं यही मान लेता हूं उन तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं। मैच फिक्सिंग के लिए एक्साइटेड हैं? इसके बाद और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम आपको देख पाएंगे? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थैंक्स टू एवरीवन कि ये मौका बन पाया। इसमें लगा हुआ हूँ पिछले 2-3 साल से। छावा है लक्ष्मण उतेकर सर की, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू मैडॉक के साथ मैं मुक्काबाज के बाद से ही काम करना चाहता था, तो वो मौका अभी बन पड़ा। फिर सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव है, थैंक्स टू रीमा कागती जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, कि रीमा ने हमेशा विश्वास और भरोसा दिखाया मेरे टैलेंट में, मुझ में, क्योंकि गोल्ड की थी, उसके बाद फिर से ये मौका आया। थैंक्स टू एक्सेल, बहुत सुंदर लोग हैं, फरहान, जोया, रीमा, जब भी मिला हूँ अपना सा लगता है। और उसके बाद जाट है मैत्री मूवी मेकर्स के साथ, जिन लोगों ने पुष्पा बनाई है, सनी देओल सर के साथ। उसकी शूट चल रही है बट वो भी रिलीज़ इसी साल है। फिर कबीर खान सर ने एक शो प्रोड्यूस किया है रंगीन, अमेज़ॉन के लिए, वो एज ए लीड है। फिर अनुराग सर की फिल्म है निशांची। फिर एक मेरे मित्र हैं आशीष आर्यन, उन्होंने एक एंथोलॉजी बनाई है, तो वो है। तो 7 रिलीजेज हैं, तो अभी ये 10 को है। आप लोग जाइए देखिए, ताकि और बेहतर कैपेसिटी में काम कर सकूँ, वो आज़ादी और मिले। है आज़ादी है, काम भी है, खूब सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सपने बड़े हैं। वो सपने बड़े बने रहें, फिल्में आती रहें, हम आपसे बात करते रहें। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, और इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, दर्शकों से शेयर करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके सपने बड़े हैं, जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें पता चले कि ऐसे मखमल का नहीं बिछा है जिस पे सिर्फ चलना है। नहीं, बिल्कुल। आप अगर कुछ सामान्य चीज़ें जीवन में चाहते हैं तो उसमें भी जद्दोजहद है। अगर आप सामान्य से कुछ बड़ा चाहते हैं तो माय डियर, कुर्सी की पेटी बांध के आना, तैयारी करके आना। यहाँ कोई बैठा नहीं है आपके लिए जो आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपको ही अपना रास्ता बनाना है। थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ विनीत कुमार सिंह, और आप मुझे बॉलीवुड बबल पे देख रहे हैं। थैंक यू।